नमस्कार। हम सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन कर रहे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है। वो 3 तरह का होता है। पहला है उसका मौलिक अधिकार क्षेत्र। आर्टिकल 131 में हम देखते हैं कि जो मुकदमे केंद्र राज्यों के मध्य में है या राज्यों के बीच में है या एक और केंद्र राज्य और दूसरे कुछ अन्य राज्य हैं, तो वो केस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही तय होंगे, जैसा कि उसका निर्णय अंतिम होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का मौलिक अधिकार क्षेत्र है जो आर्टिकल 131 में प्रस्तावित है। दूसरा जो उसका अधिकार क्षेत्र है वो अपील संबंधी अधिकार क्षेत्र है। जिस केस को हाई कोर्ट ने तय कर दिया उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर वो क्रिमिनल केस है तो आर्टिकल 134 में, और अगर सिविल केस है तो आर्टिकल 133 में। अन्यथा आर्टिकल 182 में अपील की जा सकती है, 132 में अपील की जा सकती है। लेकिन अपील फाइल करने से पहले अनुमति होनी चाहिए, और यह अनुमति या तो हाई कोर्ट से ली जा सकती है जिसने निर्णय लिया है, और सुप्रीम कोर्ट से भी ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय अंतिम निर्णय है। यहाँ आर्टिकल 136 भी हमें याद रखना चाहिए, जिसमें लिखा है कि अगर अनुमति नहीं कहीं से ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट से विशेष अपील की जाती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया वो ही अंतिम होगा। या फिर आर्टिकल 137 में पुनर्विचार याचिका या संशोधन याचिका रहती है, जिसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया जाए कि अपने निर्णय को दोहरा ले। इसमें तय समय सीमा नहीं होती है। इस कमी को दूर करने के लिए चीफ जस्टिस SP भरूचा ने नई नीतियाँ निकाली है, जिसे उपचारात्मक याचिका भी कहते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन भी कहते हैं। जिस खंडपीठ ने निर्णय दिया है, ये खंडपीठ दूसरी दृष्टि डाल लें, अर्थात उस पर एक तरह से पुनर्विचार कर लें। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अतिरिक्त तीसरा जो है परामर्शी अधिकार क्षेत्र है। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो किसी भी कानूनी मामले को या सार्वजनिक महत्व के बड़े तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट में भेज सकते हैं। ऐसे केसों को संदर्भ केस कहते हैं। अगर ऐसा केस कोई आए तो, और 143 सेकंड में अनुच्छेद में ये भी दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट उस मामले की सुनवाई करेगी, सभी संबंधित पक्षों को नोटिस देगी और बुलाएगी, फिर पूरी बहस होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी राय राष्ट्रपति को भेज देगी। इस राय को मानना या न मानना बाध्यकारी नहीं है, लेकिन DD बसु की बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट की राय इतनी मूल्यवान होती है कि वो बाध्यकारी ही समझी जाती है। लेकिन बाबरी मस्जिद केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और राष्ट्रपति को लिखकर भेज दिया कि इस मामले में कोई राय नहीं है, वो नहीं दे सकती है। और यहाँ से दृष्टांत स्थापित होता है कि ज़रूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे। जम्मू और कश्मीर पुनर्वास एक्ट 1984, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने नई बात की। जब यह केस आया तब एक बिल और उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना परामर्श दे सकती थी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने 1984 में गवर्नर की अनुमति लेकर इसे एक्ट बना दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लिया तब वो एक्ट हो चुका था, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की। यह कहकर राष्ट्रपति को मामला लौटा दिया कि कोर्ट एक्ट पर कोई राय नहीं देती, क्योंकि अगर वो एक्ट गलत है तो उसे चुनौती दी जानी चाहिए। तभी भीम सिंह ने इस एक्ट को कोर्ट में चुनौती दे दी, इसलिए कोर्ट में इस एक्ट को लागू होने पर रोक लगा दी। अब यह मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन चला गया। एक्ट मेधा कश्मीर के लोग जो 1947-1954 के बीच भाग चले गए थे, वे कश्मीर में स्थायी पुनर्वास के लिए वापस आ सकते हैं। अगर वो आते हैं तो उन्हें उनकी संपत्ति दी जाएगी। इस प्रकार यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार थे कि उसके अंतर्गत मौलिक, अपीलीय और परामर्शीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, और उसमें कई परिवर्तन हुए। उसमें कई एक्ट जो बने उनमें कई चुनौतियाँ दी गई। इसके आगे हम जुडिशियल रिव्यू और PIL अर्थात न्यायिक समीक्षा और जनहित याचिका का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।